मंटो के बारे में स्पेशली उनके जो स्केटिस्ट हैं हसन मंजर साहब, उन्होंने मंटो का इलाज भी किया। स्केट्रिक वार्ड में भी मंटो दाखिल रहे काफ़ी अरसा, और हॉस्पिटल जाते रहते थे। जिगर भी ख़राब हो गया था, शराब पी पी के बहुत ज़्यादा उन्होंने खराबा किया हुआ था अपना। और हसन मंजर साहब जो हैं ये खाली सिर्फ स्केटिस्ट नहीं है, इनकी क्वालिफिकेशन ये है कि एक तो ये स्केटिस्ट हैं, मंटो के स्केटिस्ट भी हैं, और दूसरा ये कि ये फ़िक्शन के बहुत बड़े राइटर हैं। और जिस ज़माने में मंटो छाप रहा था, उस ज़माने में हसन मंजर भी बहुत ज़्यादा रिसालों में छापे जा रहे थे, और बहुत ज़्यादा इनकी पजीराई हो रही थी, और बड़ी सफ़े अव्वल की फ़िक्शन लिखते रहे हैं। और इनका ये कहना है कि मंटो जो है वो कभी भी मुकम्मल तौर पे साइकोटिक नहीं रहे, यानी उनको उनके पास जो इनसाइट था रियलिटी का वो कभी भी परमानेंटली लूज़ नहीं किया उन्होंने। हकीकत से उनका राब्ता कभी भी हमेशा के लिए मुनक़ता नहीं हुआ, लेकिन उनके ऊपर साइकोसिस ब्रेकडाउन के जो साइकोटिक ब्रेकडाउन के फेजेस आते रहते थे, और उसमें शिज़ोफ्रेनिक हो जाते थे उनको। हीरिंग्स भी आती थी, और हेोले वगैरह भी चीज़ें भी इस तरह की नज़र आती रहती थी। तो ये भी हो सकता है कि जिगर की खराबी की वजह से उनके ऊपर आती हो, क्योंकि शराब के जो आदी लोग होते हैं, जब उनका जिगर लीवर इसके साथ इफेक्ट होता है तो उनके ऊपर भी ये कैफियत किसी तरीके से आ जाती हैं। मतलब इन दोनों मिलती जुलती कैफियत में जो होता है क्रिएटिव लोगों में भी आती हैं, और ड्रग्स की वजह से भी आ सकती, जिगर की वजह से भी आ सकती है, लेकिन आती हैं, आर्जी साइकोटिक फेजेस आते हैं। फिर घर मंटो के अपने अहले खाना के साथ भी, उनकी वाइफ का नाम शायद सफ़िया था इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, घर वालों के साथ भी उनके ताल्लुकात इसी तरह से चले हैं। ख़राब नहीं चले, लेकिन ये है कि लाओ बाली, और जो आप यूँ समझिए कि जॉन इलिया का जो मामला हुआ है वही मंटो का भी रहा, लेकिन इसमें फ़र्क इतना पड़ा कि जो उनकी अहलियाँ, उन्होंने तादम मर्ग उनके साथ अपना साथ निभाया, और उस पर वो दाद की मुस्तहिक हैं, क्योंकि क्रिएटिव आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारना इज़ हेल ऑफ अ शो। और मुसीबत ये है कि क्रिएटिव जो लोग होते हैं ना जी, थोड़े से सिनिक होते हैं। कुछ लोगों को मेरी ये बात हो सकता है बुरी लगे, पेंटर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, क्रिएटिव आर्टिस्ट, क्रिएटिव किसी भी आर्ट में लोग जो ब्रुएकार हैं, पोइट्स हो गए, ड्रामा राइटर्स हो गए, कुछ भी लोग हो गए, ये लोग, क्रिएटिविटी होती ही तब है जब ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा होता है। और एक नॉर्मल आदमी है, सर में सरसों का तेल लगा के सुबह अपनी दुकान पे जाके बैठ रहा है, या 9 to 5 चलने वाला एक आदमी, से क्या क्रिएटिविटी करनी है? कोई भी नहीं करनी। उसकी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा आमतौर पे है ही नहीं, या अगर ट्रॉमा आया भी था तो नर्वस सिस्टम उसका स्ट्रांग था, और उसके सिंगल ट्रैक उसकी इंटेलिजेंस थी, और उसका ब्रॉटअप जो था वो बड़ा ट्रेडिशनल टिपिकल हुआ है। माँ बाप थोड़े से एक सिंगल ट्रैक पे आ रहे होते हैं, तो ऐसे लोग कभी भी क्रिएटिव नहीं होते। क्रिएटिव लोग वही लोग होते हैं जो साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का शिकार होते हैं, उनकी ज़िंदगियों में कोई डार्क रियलिटीज़ चल रही होती हैं, वही होती हैं। उस जानब तवज्जो मैंने दिलाई है कि ये जो लोग आपको क्रिएटिव नज़र आ रहे होते हैं, किसी भी फील्ड में होते हैं, इवन के स्पिरिचुअल लोगों को भी आप ले लें, मुझे ले लें, कितने ट्रॉमे आपको मैं बता चुका हूँ अपने। और ख़ुद अपने आप को देख लें, अगर आप अल्लाह के रास्ते की तलाश में हैं, अगर आप तस्बीहां कर रहे हैं, अगर आप अल्लाह के बारे में सोच रहे हैं, कुछ भी आप क्रिएटिव कर रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा चल रहा है, कोई मामला चल रहा है। और ये अल्लाह की एट दी एंड अल्लाह की नेमत है। सिंगल ट्रैक पे ना होना बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन जितनी बड़ी नेमत है उतनी बड़ी वो चूँकि आजमाइश भी होती है। तो उस सारे कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा हूँ। मैंने एक वो महफिल में मंटो के बारे में कोई बात हुई, तो मैंने क्रिएटिव नॉनसेंस कह दिया। बड़ी लेदे हुई कि जी मंटो को आप क्रिएटिव नॉनसेंस कह रहे हैं, आप हर जगह पे स्टेटमेंट उठा के देते हैं। बड़ा मैं हैरान हुआ कि मंटो ने जो लिखा है उसको क्रिएटिव नॉनसेंस की बजाय क्या कहा जा सकता है। मुझे हो सकता है अभी भी कुछ कमेंट आ जाएं, कोई मंटो के दीवाने आ जाएं, उन्हें ये नहीं पता कि मैं तो खुद मंटो का बहुत बड़ा फ़ैन रहा भी हूँ, अभी तक भी हूँ। मसला ये है कि टैबूज़ के ऊपर लिखना, माशरे के वो छुपे हुए रुख जो होते हैं, जो मौजूद होते हैं, दिखाई भी दे रहे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा होता। ये इनके ऊपर ज़्यादा अगर आप खुल के लिखना शुरू कर दें, तो बजाय कोई सुधार आने के, कोई पॉजिटिव एलिमेंट के तौर पे सामने आने के, ऐसा जो लिटरेचर होता है वो आखिरकार बिगाड़ का बायस बना करता है। और जिन लोगों ने मंटो को पढ़ा हुआ है उनके थॉट पैटर्न्स के अंदर कुछ चेंजेस तो आते हैं। स्पेशली आप ठंडा गोश्त जैसी अगर खौफनाक चीज़ अगर आप पढ़ लें, काली शलवार अगर आप उतार दो, एक बहुत बड़ा खोल दो, आई थिंक सो, बहुत बड़ा अफसाना था। तो हाइट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन टैबू है। और पॉलिटिक्स पे भी बहुत अच्छा लिखा है। जहाँ जहाँ मंटो ने पॉलिटिक्स पे लिखा है, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दिस पीस ऑफ आर्ट। अमेजिंगली माइंड ब्लोइंग है, माइंड बेंडिंग है। लेकिन जहाँ जहाँ पे वो टैबू में आते हैं, तो ऑब्वियसली इट्स अ पीस ऑफ लिटरेचर,
लेकिन और यूं तो ओवरऑल ही आप ले लें, मैं इसमें से थोड़ा सा निकलना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा अपना मैं ज़ाती राय देना चाह रहा था कि लिटरेचर आई अंडरस्टैंड कि होता ही रिएक्टिव है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा आप रिएक्टिव हो जाते हैं तो फिर उनके ऊपर मुकदमे भी रहे और सारा उनकी अपनी ज़िंदगी भी जैसी रही। मंटो के कद काट को इस पे कम नहीं कर सकते। ही वॉज अ ग्रेट राइटर, स्टिल ही इज़ अ ग्रेट राइटर। मंटो का इस वक्त मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे मंटो की ज़िंदगी में एक बड़ी अजीब चीज़ नज़र आई। मंटो का जो अंजाम हुआ है, मंटो की जब डेथ हुई है, तो उसका जो अंजाम है उसकी ज़िंदगी का, वो दिलेरी की इंतहा पे जाके हुआ है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजीब थी, जिसकी वजह से मैं उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ और उसकी जो कदर मंजिलत है मेरी नज़र में वो और है। वो ये है कि मैंने एक कॉलम पढ़ा, बहुत तवील अरसा पहले की बात है, शायद 20 साल पहले की बात होगी। मंटो के, ये किसी अखबार में आया था और अच्छे अखबार में था, जंग वगैरह में शायद था। मंटो के भांजे ने एक या तो कॉलम खुद लिखा या किसी जर्नलिस्ट की उसके साथ मुलाकात हुई और उसने मंटो के आखिरी दिन की रुदात लिखी थी, बयान की थी। मंटो का भांजा था या भतीजा था, हम इस वक्त एज्यूम कर लेते हैं कि भांजा था, और कुछ लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा। हुआ ये कि चूंकि शराब कसरत मैनोशी की वजह से मंटो के जो जिगर था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, और टीबी भी थी। टीबी तो खैर बचपन से ही थी, इलाज कराने भी जाया करते थे, जगह जगह जाते रहे, सैनिटोरियम्स में भी जाके, पहाड़ी इलाकों में भी रहते रहे। मंटो की जब वक्त शुरू हुआ है, जैसे आप यूं समझ लीजिए आखिरी 4-5 महीने रहे हैं। एक वक्त में मंटो ने 6 महीने शराब छोड़े भी रखी है। उसमें एक वक्त जो आप यूं समझ लीजिए जैसे आखिरी महीना जो है, उसमें बंटो की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। आए दिन खून की उल्टियाँ क्या कर देनी, उसमें ब्लड आ रहा होता था, खून, जिगर फट गया हुआ था, ब्लीड कर रहा था जिगर। मंटो के घर वाले बहुत ज़्यादा मुखालफत करते थे शराब की, तो मंटो छुप के भी पीने लग गए, ज़बरदस्ती भी पीते थे, फसाद होता था घर में काफ़ी ज़्यादा, लेकिन रोक नहीं सकते थे मंटो को, वो शुरू से ही ऐसे ही चलते आए थे। कुछ लोग खुद को मार रहे होते हैं, ये एक अलग से एक बहस है। जैसे अब मेरी स्मोकिंग चल रही है तो किसी ना किसी दर्जे में मेरे अंदर भी वही वाली एक चीज़ चल रही है। क्रिएटिव लोगों को आप अक्सर देखेंगे या स्पिरिचुअल लोगों को कि वो ज़िंदगी के मामले में उनका रवैया कोई बहुत ज़्यादा सीरियसनेस में नहीं होता। आई एम नॉट जस्टिफाइंग माई ओन सिंस हियर, सादा सी बात है कि ज़िंदगी में इतना कुछ चल गया होता है कि ज़िंदगी को बचाने की कोई ख़ास तमन्ना नहीं होती है, हाँ जिंदा रहने की तमन्ना मौजूद होती है। तो थोड़ा सा एक लाउबालीपन, एक इमेच्योर बिहेवियर इंसान के अंदर पैदा हो गया होता है। मंटो के ऊपर जब आखिरी रात आई है, उस वक्त उसके भांजे ने लिखा कि मुझे बुलाया, घर वालों साथ, घर ही होगा, 1-2 घर छोड़ के होगा शायद, तो मुझे बुलाया और मैं गया, और आए दिन का ये काम था, तबीयत खराब होती थी, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था, और आए दिन लगता था कि आज आज चले गए, आज चले गए, आज चले गए, फिर बच जाते थे। कहते हैं जब मैं घर पहुंचा तो कमरे में औरतें इकट्ठी थीं और रो रही थीं, और मंटो जो था उसको सर्दी लग रही थी, उसके ऊपर एक रज़ाई दी हुई थी। कहता जब मैं जाके बैठा हूं तो उसने रज़ाई में से मुंह निकाल के कहा कि मेरे ऊपर एक और रज़ाई दे दो, इतनी सर्दी तो शायद कब्र में भी ना हो जितनी सर्दी मुझे इस दुनिया में लग रही है इस वक्त। तो फिर एक और रज़ाई दे दी, और इतनी देर में फिर औरतों ने कुछ बैंड डालने शुरू किए, कपकपी ज़्यादा लग गई मंटो को। तो मंटो तेज़ी के साथ उठा और उसने बड़े गुस्से के साथ औरतों को कहा कि बैन तब डालना जब मैं मर जाऊंगा, अभी मैं जिंदा हूं, इस कमरे से बाहर निकल जाओ। औरतें कमरे से चली गईं और वो भांजा बैठ गया पास। तो मंटो ने थोड़ी देर के बाद हौसला करके रजाई में से मुंह निकाला और उसे कहा कि तू मेरा एक काम करेगा। तो भांजे ने कहा जी आप बताइए, मैं करूंगा। भांजा काफी क्लोज था मंटो के। मंटो कहने लगा कि खूंटी पे मेरा कोट टंगा हुआ है, उसमें 98 है, 50 पैसे वो पड़े हैं, तू वो ले जा और एक आधा पौवा ले आ। पौवा कहते हैं इट्स काइंड ऑफ अ पॉन्ड ऑफ शराब की, आमतौर पर जैसे कुप्पी या देसी शराब जिसको कहा जाता है, सस्ती शराब जैसे होती है। तो आधे पौवे का मतलब कि आधी बोतल मिलेगी ठन्नी में या उससे भी कम पे मिलेगी, तो वो ले आ थोड़ी सी। वो भांजा लिखता है कि मंटो की उस वक्त जो हालत थी उसको मैंने देखते हुए मंटो की तरफ एक ऐसी नजर से, हैरानगी की नजर से देखा है कि आदमी मर रहा है, ये क्या कर रहा है इस वक्त, इसको इस वक्त भी शराब की पड़ी हुई है। इतनी इंतहा पे हम लोगों को देखते हैं तो हैरान होते हैं। मंटो ने जब उसकी नजरें देखी तो कहा कि क्या देख रहा है मेरी तरफ, तुझे मैंने एक स्टोरी नहीं सुनाई थी, सांप और जोगी वाली। तो फिर भांजे ने कहा कि मंटो ने मुझे एक दफ़ा ये स्टोरी सुनाई। एक जोगी था, वो सांप रखा करता था तमाशे वगैरह के लिए, तो उसको सांपों से मोहब्बत हो गई ये काम करते करते, जैसे हो ही जाती है लोगों को, लोग इस तरह की चीज़ों में गिरफ्तार हो जाते हैं। तो उसने एक सांप को पाल लिया, अपना पालतू सांप रख लिया, कोई कोबरा होगा या ऐसा को रख लिया, खतरनाक जहरीला सांप। और उसके घर वालों ने और लोगों ने
उसके कबीले ने उसको बहुत समझाया कि देख तू खुद एक जोगी है, सांप तो काटने से बाज ही नहीं आ सकता, तू इसको रात को खुला छोड़ देता है, ये तेरे ऊपर रेंगता रहता है, एक दिन तुझे ये काट लेगा, तो क्यों ऐसे करता है, अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है। तो जोगी हंस के टाल देता था, उसने कहा मुझे मजबूरी है, मैं अब क्या करूं, मुझे अब इससे मोहब्बत हो गई है। और फिर वही हुआ, सांप बड़ा हो गया और एक रात जोगी सोया हुआ था, तेज दर्द से उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सांप ने उसकी गर्दन पर डस लिया था। जोगी उठा और उसने पास एक छुरी पड़ी हुई थी, वो पकड़ी और सांप को गर्दन से पकड़ा और उसे दबोचा और जमीन पे लगाया और हंस के कहने लगा कि तू क्या समझता है कि तूने मुझ पे वार किया, मैं तुझे तेरी जाति को जाति कहते हैं सांप, एक यानी तेरी जो काइंड है, मैं और मेरे आबाओ अजदाद तुझे पालते चले आ रहे हैं, तुझे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, तू हमारे लिए एक मजदूर की हैसियत रखता है और हम तुझ पे हुकूमत करते हैं, तू हमें काट नहीं सकता, हमें तेरा सारा पता है। तो मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई थी, मैं तुझे अपने बच्चों की तरह समझता था, लेकिन मुझे तेरा पता था कि तू मुझे काटेगा। तो ये तो मोहब्बत की कहानी थी और मैंने मोहब्बत से तुझे रखा और तूने वही किया जो तूने करना था, और मैं भी मजबूर था, मैं भी बाज नहीं आ सका, और अब तुझे भी मरना पड़ेगा। और उसने उसकी गर्दन काट दी और उसके बाद जोगी भी मर गया वहां में। और मंटो कहने लगा कि तुझे वो कहानी याद नहीं है जो मैंने तुझे सांप और जोगी वाली सुनाई थी। तो भतीजा कहने लगा मेरी आंखों में पानी आ गया और मैं उठा और मैं गया और मैं पव्वा लेके आया आधा शराब का, कोट की जेब में छुपा के, और औरतों में से गुजरता हुआ मैं मंटो के पास चला गया और मंटो पे गशी तारी थी। और उसकी थोड़ी देर के बाद आंख खुली और उसने मुझसे पूछा कि ले आए हो। मैंने उसे कहा कि हाँ मैं ले आया हूँ। उसे कहा निकालो। ये मुकाम देखिएगा कि मर्द जब उतर आए ना कुछ करने पे तो फिर क्या क्या कर जाते हैं। और उसने शराब निकाली और मंटो ने कहा मुझे पिला। तो कहता मैंने थोड़ी सी गिलास में डाल के मैंने, या बोतल मुंह से लगाई होगी मैंने, उंडेली थोड़ी सी, तो वो मंटो को खांसी आई और वो बाहर बह गई और साथ में थोड़ा सा खून भी आया। तो मैं बेबस हो गया, आजिज हो गया, रोने लग गया। तो मंटो कहने लगा कि ऐसे ये मेरे हलक से नहीं उतरेगी। तो पास खांसी का कोई सिरप पड़ा होगा, उसके साथ एक चम्मच पड़ा था जिसमें वो सिरप पीते थे। तो उसने कहा इस चम्मच में डाल के मुझे पिला। और वो भांजा कहता मेरी हालत गैर हो गई, लेकिन उसने कहा मेरे तू डाल, मेरे मुंह में डाल इसको। तो फिर उसने वो खाने के चम्मच में वो थोड़ी सी शराब डाली दवाई की तरह और मंटो के मुंह में डाली और उसने जबरदस्ती उसको पी लिया। और पीने के बाद कहने लगा मुझे पता था कि अल्लाह शराब को पसंद नहीं करता और अल्लाह ने मना किया है, अल्लाह मेरा शराब पीना पसंद नहीं करता, लेकिन मैं पीता रहा। मैंने अल्लाह की बात नहीं मानी, लेकिन मैं अल्लाह का मानने वाला हूँ। मतलब मफहूम उसका ये था। और मैं अल्लाह की नाफरमानी करता रहा और मुझे लोगों ने भी बहुत रोका, तो मुझे अल्लाह ने भी रोका, मेरे ज़मीर ने भी रोका, लेकिन मैं बाज नहीं आ सका। अब मेरी मौत का वक्त है, मुझे मेरी मौत दिखाई दे गई है। इस वक्त मैं तौबा करूं तो क्या करूं, मैं ये मुनाफिकत की इंतहा कैसे अपने अंदर पैदा करूं कि सारी जिंदगी और फिर बीमारी में भी और जिगर के फटने के पता लगने के बाद भी मैं दिलेरी से पीता रहा हूं। अब जब मेरे सामने सुकरात आई और मौत की आहट आई तो मैं बुज़दिल होके मैं अपना एक ऐसा चेहरा पैदा करूं जो सिर्फ मौत के आखिरी लम्हे के लिए था। ये मेरी हकीकत नहीं है, मेरी हकीकत ये है जिसके साथ मैं दुनिया में इस दुनिया से जाऊंगा। और उसके साथ ही वो कहता है कि जी उसको वो हिचकी वगैरह, उल्टी वगैरह आई और गशी तारी हो गई। और फिर हमने एम्बुलेंस मंगवाई, या कोई गाड़ी थी और हम डाल के लेके जा रहे थे। तो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते रास्ते में मंटो की वफात हो गई। अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए, अजब आज़ाद मर्द था, हैरान कर गया। मैंने यहाँ बात एक मकसद के साथ की है। मकसद इसका हरगिज़ ये नहीं है कि नाउज बिल्ला माज अल्लाह हम दिलेरी पे उतर आए और हम ऐसे करें और वैसे करें। वो तो क्रिएटिवनेस की इंतहा थी, कुछ उजब भी होता है लोगों में। मैंने मिसाल किसी और चीज़ के लिए, किसी और अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दी है। देखो हम अपने सारे गुनाहों से निजात नहीं पा सकते, हमारे बस में नहीं है। आज अगर कोई बंदा ये अजूबा भी कर ले कि वो अपनी ज़ात के सारे गुनाहों में से भी निकल जाए तो वो कुछ ही देर के बाद किसी नए गुनाह में गिरफ्तार हो जाएगा। फितरत है हमारी, हम बच नहीं सकते। कुछ से बचेंगे, कुछ से। जब अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि बड़े गुनाहों से तुम बच भी गए तो छोटे तो तुमसे हो ही जाएंगे, करोगे ही तुम। तो गुनाह से बचने की कोशिश, अपने आप की इस्लाह करने की कोशिश, जान तोड़ कोशिश, उसमें लगे रहो। लेकिन अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना, मुनाफकत पे ना उतर आना, प्रिटेंड ना करना, पारसा बनने की कोशिश करते रहो, पारसा बनने की एक्टिंग ना करो। अल्लाह का बंदा बनने की कोशिश में मरो सारी जिंदगी, अल्लाह का बंदा बनने की एक्टिंग ना करना कभी। इस गुनाह की माफी नहीं मिलनी। अपने आप को धोखा, अपनी जिंदगी की एक ही तो आखिरी ख्वाहिश है, निजात का दारोमदार है इस दुआ पे, इस ख्वाहिश पे, इस तमन्ना की, इस आस पे दुनिया और आखिरत में निजात का दारोमदार टिका हुआ है।
इसमें भी हम अदाकारी कर जाएंगे, इसमें इखलास चलेगा। इखलास का मत सच्चाई होती, जो सच्चा नहीं है वो मुखलिस कैसे हो सकता है? तो जितना सच बोल सकते, खौफ की दहलीज से थोड़ा सा आगे जाकर जिल्लतों से थोड़ा सा पीछे हट जाया करो। मैं आपको अपने वो गुनाह क्यों बताऊं जो अल्लाह अगर मेरे दरमियान है, वो मैं क्यों आपको अपने गवाह बनाता फिरूं? क्यों बनाता फिरूं आपको? आखिरत में जाके मेरे खिलाफ गवाहियां देते फिरोगे। तो अल्लाह का मेरा मामला, अल्लाह मुझे माफ करे, लेकिन मैं आपको अपने अहमक पुने, आपको अपनी बेवकूफियां किस लिए दिखा रहा हूं? मैं आपको दो वजह से दिखा रहा हूं। पहली वजह तो यह कि मायूस ना हो जाना अल्लाह की जात से, जंग में लगे रहना, सारे ही फेल हैं यहां पे, कामयाबियों वाला कोई भी नहीं है। लगे रहना अल्लाह की जात पे एतबार करके, माफिया मांगते रहो, तौबा करते रहो, कोशिश करते रहो, जीरो से आओ बाल, कोई बात नहीं, एक्टिंग ना कर। और दूसरी वजह इसलिए बताता हूं कि मेरी अपनी तबीयत दुरुस्त होती रहती है। ये जो मेरे अंदर का एक फनकार है जो एक्टिंग पे आमादा हो जाया करता है, इसके सर में कील ठोकता रहता हूं। तो अपने सर में भी ठोकना शुरू कर दिया करो, थोड़ा सा अपने आप पे तंज कर लिया करो, यार क्या मसला है? थोड़ा थोड़ा राहे सलूक में हल्का सा को मलामतिया होकर भी जिंदगी गुजार लें तो बड़ी बचत हो जाती है। इस हवाले से मैं ये सारी एग्जाम्पल लेके आया हूं कि प्रिटेंड नहीं किया उस बंदे ने, इतना इतना दलेर निकला कि खुद अपनी जात के अंदर भी प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं की। और आपस की एक बात बताऊं, मुझे अल्लाह की जात से बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ने बख्श दिया होगा, मैं उसके लिए दुआ गो हूं, आप भी दुआ कीजिएगा। बड़ी तकलीफ काटी मंटो ने, आप भी उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनकी रहमत, उन पे रहमत नाजिल फरमाए। क्योंकि झूठ सच हर बंदे में होते हैं, लेकिन मौत उसका अंजाम जो है ना वो उसके सच पे हुआ है। ये बड़े नसीब की बात होती है।